नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं पीएम ई विद्या चैनल्स और एनसीईआरटी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। हम लेकर हाजिर हैं अपना लाइव इंटरैक्टिव सेशन लेकर, जो कि है हिंदी विषय का, कक्षा है 7वीं। और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है नागार्जुन जी की रचना हिमालय की बेटियां। और ये बहुत अच्छा विषय इसलिए है क्योंकि ये हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। और हिमालय की बेटियां, हिमालय जैसा कि हम सभी जानते हैं जहां से जलधारा का उद्गम है, हिमालय यदि ना हो तो अस्तित्व पर भी खतरा आ सकता है। जाहिर सी बात है कि हमारे जीवन से सीधा जुड़ा हुआ विषय है। हम कक्षा 7वीं का अपना ये हिंदी का सत्र शुरू करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है मिस शीतल, आप लेक्चरर हैं हिंदी की। शीतल जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर। मैं अपने सभी दर्शकों को, खासकर हमारे जो हमारे छात्र हैं, उन्हें बता देता हूं कि यदि आप चाहें तो हमारे एक्सपर्ट से जुड़ सकते हैं। यदि कोई प्रश्न है आपके पास, कोई जिज्ञासा है, 8800440559 ये हमारा टेलीफोन नंबर है। और आप चाहें तो ईमेल भी कर सकते हैं dth.class7@ciet.nic.in। ये हमारे जो है संपर्क सूत्र हैं। तो आइए जानते हैं कि हिमालय की बेटियां, ये जो हमारा आज पाठ है, इसमें हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। और जैसा मैंने आपसे अपनी भूमिका में भी कहा कि ये, जैसा मैंने पढ़ा कि ये लेखक जो है नागार्जुन जी की रचना है, तो पहले उनसे हमारे दर्शकों का, खासकर हमारे जो छात्र हैं, उनका परिचय कराएं। जी बिल्कुल। सबसे पहले हम देखेंगे आज वसंत भाग 2 कक्षा 7 जो हिंदी की किताब है हमारी वसंत, उसमें पाठ 3 हिमालय की बेटियां, जिसके लेखक हैं नागार्जुन। और जैसा कि आपने कहा, तो अभी हम सबसे पहले नागार्जुन के विषय में कुछ जान लेते हैं। ठीक है। नागार्जुन कवि भी हैं, लेखक भी हैं, उपन्यासकार भी हैं। उनका असली नाम वैद्यनाथ मिश्र था। हिंदी में उन्होंने नागार्जुन और मैथिली में यात्री उपनाम से रचनाएं लिखी। ठीक है। नागार्जुन ने 1945 के आसपास साहित्य सेवा के क्षेत्र में कदम रखा था और तब से 60 से ज़्यादा वर्षों तक वो लगातार लिखते रहे। इनकी जो शुरुआती शिक्षा है वो संस्कृत में हुई थी और नागार्जुन हिंदी, मैथिली, संस्कृत और बांग्ला में कविताएं लिखते थे। मैथिली काव्य संग्रह पत्रहीन नग्नगाछ के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से नागार्जुन को सम्मानित भी किया गया। कविता, उपन्यास, कहानी, संस्मरण, यात्रा वृतांत, निबंध, बाल साहित्य, लगभग सभी महत्वपूर्ण विधाओं में नागार्जुन ने लिखा है। तो ये छोटा सा परिचय कक्षा 7 के बच्चों के लिए, ताकि वे नागार्जुन को जान पाएं, जिन्हें प्यार से बाबा के नाम से साहित्य जगत में जाना गया। जी बिल्कुल। तो अब बाबा से जब हमारा परिचय हो गया है, तो जाहिर सी बात है कि जो हिमालय की बेटियां हमारा आज का विषय है, हमारा जो आज का पाठ है, उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताएं, ताकि हम जान सके कि आज उनकी ये जो रचना है, इसमें हम क्या पढ़ने जा रहे हैं और हमें इससे क्या प्राप्त होने जा रहा है। जी देखिए, अब हिमालय की बेटियां, हिमालय तो हम मान के चलते हैं कि निर्जीव है, तो फिर बेटियां कैसे जी। लेकिन हम हिमालय की बेटियां जो यहाँ मानवीकरण करके नागार्जुन जो बताना चाहते हैं, वो उनकी नदियों के लिए कहा गया है। ठीक है। और जो हिमालय से नदियां निकलती हैं, तो यहाँ पर लेखक कल्पना करता है कि हिमालय की वो बेटियां हैं। ठीक है। नदियों को भारत में हम शुरू से ही पूजते आए हैं और उन्हें माँ का दर्जा दिया जाता रहा है। गंगा मैया, यमुना मैया कहकर हम शुरू से ही, प्राचीन काल से ही पूजते आए। और नागार्जुन यहाँ नदियों को माँ के रूप में ना मानकर बेटियों के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। ठीक है। और अब हम थोड़ा सा इस पाठ की तरफ चलते हैं जी, कि ये पाठ क्या कहना चाहता है। अभी तक हमने माँ के रूप में बहुत बार पढ़ा है। वैसे भी प्रकृति के उपादानों को हम अलग अलग रूप में शुरू से ही कहते आए हैं, उन्हें पुकारते आए हैं, क्योंकि जो प्रकृति है उसका जो सौंदर्य है, उसको आप कितना भी समेटने की कोशिश कीजिए, कितना भी शब्दों को, नए नए प्रयोगों को आप लेकर के आइए, वो कम पड़ जाते हैं कि उसकी जो विशिष्ट और अनूठा सौंदर्य है, उसको समेटने के लिए शब्द कम हमेशा पड़ते हैं। तो इसी तरीके से जब नागार्जुन को नदियों की बात करनी थी, तो उन्होंने जिस तरीके से उन्हें लिया बेटियों के रूप में, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। चलिए, तो हम पहले जो है अपना ये पाठ पढ़ लेते हैं। जी। तो इसमें सबसे पहले होता ये है कि नागार्जुन ने समतल मैदान में रहते थे, पहाड़ों में नहीं रहते थे। तो उन्होंने जब भी नदियों को देखा था, तो उन्होंने उन्हें उसी रूप में देखा था जिस तरीके से समतल मैदान में वो विशाल और शांत बहती हुई नज़र आती थी। बड़ी गंभीर सी, शांत सी, अपने आप में खोई सी लगती थी। तो यहाँ नागार्जुन ये बताना चाहते हैं कि वो उन्हें संभ्रांत महिला जैसी प्रतीत होती है, बहुत ही सम्मानित, प्रतिष्ठित,
या सभ्य महिला के रूप में हम कह सकते हैं, उन्हें वे हमेशा वैसी प्रतीत हुई। और जो लेखक था उनके दिल में हमेशा वैसी नदी को देखकर बड़ा ही आदर और श्रद्धा का भाव जगा रहता था। जैसे माँ और दादी से हमें श्रद्धा का भाव होता है, ममत्व का, अपनत्व का भाव होता है, या मौसी के प्रति या मामी के प्रति जब हम उनकी गोद में बैठते हैं और जो ममता भरा प्यार हमें मिलता है, वैसा ही उन्हें इन नदियों में डुबकी लगाने पर प्राप्त होता था। लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि लेखक को हिमालय के ऊपर जाकर के और फिर नदियों के एक नए रूप को देखने का मौका मिला। तो वहाँ देखकर वो बिल्कुल हैरान, क्योंकि जिस तरीके से नदी नीचे खूब चौड़ी विशाल नज़र आती थी, ऊपर से वो पतली नज़र आती थी और बहुत ही चंचल अलहड़ नज़र आती थी, नीचे बिल्कुल शांत नज़र आती थी। तो वो उनके दूसरे रूप को देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित हुए और वहाँ उन्होंने देखा कि किस तरीके से नदियाँ उछलती हैं, कूदती हैं, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाती हैं। उनकी ये सारी भाव भंगिमाओं को देखकर उन्हें लगा कि जब ये मैदानों में चली जाती हैं तो इनकी ये जो खुशी है, ये जो उल्लास है, ये जो अल्हड़पन है, ये कहाँ गायब हो जाता है, ये इतनी शांत कैसे हो जाती है। तो यहीं से उनके मन में ये विचार पनपता है कि जिस तरीके से ये नदियाँ ऊपर अपनी अटखेलियाँ करती हैं, बिल्कुल हंसती हैं, ज़ोर ज़ोर से हंसती हैं, बहती हुई, शोर मचाती हुई निकलती हैं, पत्थरों से टकराती हुई निकलती हैं, तो शायद ये ज़रूर ऐसा होगा कि जैसे एक बच्चा अपने पिता के पास होता है या माता के पास होता है तो वहाँ अपना पूरा बाल सुलभ चंचलता दिखाता है, उसी तरीके से हिमालय की ये जो नदियाँ हैं ये बेटियाँ हैं और वो अपने पिता हिमालय की गोद में रह कर के इतने सारे कर्तव्यों को दिखा पाती हैं। इस तरीके से वो बच्चों की तरह व्यवहार कर पाती हैं। और फिर उन्हें ये रूप इतना पसंद आता है नागार्जुन को कि वो कहते हैं कि मुझे इतना सुंदर ये रूप लगा उनकी ये चंचलता देखकर कि मैं किसी लड़की को भी अगर देखूं, किसी सुंदर लड़की को, युवती को मैं देखता हूं या किसी कली को खिलते हुए देखता हूं, शायद तब भी मुझे इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला को होता है। नागार्जुन बिल्कुल सही कहते हैं कि ये बाल लीला ही है, क्योंकि जब नदी हिमालय से निकलती है तो अपनी बाल्यावस्था में होती है और वो बाल सुलभ चंचलता देख करके वो प्रभावित हो जाते हैं। और आगे वो उनके मन में एकदम से सवाल आता है कि ये इतनी अल्हड़ता, इतनी चंचलता के साथ भागी कहाँ जा रही है, इतनी तेज़ी से ये पहाड़ों से निकलती हुए मैदानों की तरफ भागती हैं, जाना कहाँ है इन्हें, इनका गंतव्य क्या है, पहुंचना कहाँ है, किससे मिलने जाना है इन्हें, तो इनका लक्ष्य क्या है जो इन्हें इतना बेचैन करता है। अपने पिता का इतना प्रेम इन्होंने पाया है, वहाँ इतनी मस्ती ये करती हैं, उसके बाद भी आखिर हृदय की ऐसी कौन सी प्यास है कि अभी इनकी तृप्ति नहीं होती है और ये अतृप्त रह जाती हैं। तो कौन है जो इनकी प्यास बुझाएगा, किससे ये मिलना चाहती हैं। और इतनी सुंदर जो दृश्य होता है पहाड़ों का कि वहाँ पर बर्फ़ से ढकी पहाड़ियाँ होती हैं, छोटे छोटे पौधे होते हैं, उनसे भरी हुई पूरी घाटियाँ नज़र आती हैं और जो समतल मैदान पहाड़ों के ऊपर पाया जाता है वहाँ पे भी हरियाली होती है, भरपूर हरियाली होती है और भरपूर हरियाली से भरी हुई घाटियाँ भी होती हैं। तो फिर और इन्हें क्या ऐसा रह जाता है जीवन में शेष जिसकी तृप्ति अभी बाकी है और ये किससे मिलना चाहती हैं। तो जब ये खेलते खेलते आगे निकल जाती हैं तो दूर निकलते ही देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा, कैल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें एक मौका मिलता है रुकने का, बैठने का और अपनी बीती बातों को याद करने का। जिस तरीके से कई सखियां मिलती हैं तो कई नदियां मिलती हैं आपस में और वो एक दूसरे से सखियों की तरह बात करने बैठ जाती हैं, तब इन्हें याद आता है कि कितना कुछ पीछे छोड़ आए हैं हम। और इन्हें क्या पता कि इनके पिता जो ऊपर से जब ये निकलती हैं और वहाँ से ये आगे बढ़ चुकी हैं, कैसे सिर पकड़ लेता होगा नटखट बच्चों की इन शरारतों को देखकर कि बच्चे कहाँ निकल गए। और अब अगर हम ये देखें कि जिस तरीके से ये उस पूरे स्थान को छोड़ के आगे बढ़ जाती हैं तो ऐसे में चोटियाँ जो हैं वो बिल्कुल मौन हो जाती हैं। अगर ये देखा जाए तो जितनी बड़ी बात हिमालय के लिए नदियों का निकलना है, उसी तरीके से अगर हिमालय भी मौन रहे, शांत रहे, उसकी चोटियाँ बिल्कुल वीरान रहे और वहाँ पर नदियों की चंचलता ना हो तो वहाँ पर भी एक सन्नाटा पसर जाता है।
और आगे फिर लेखक को लगता है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र का वो विशेषकर नाम जिक्र करते हैं इस पाठ में, कि ये दो तो ऐसे नाम हैं जिन्हें सुनते ही बहुत सारी अन्य नदियों के नाम भी लेखक को याद आने लगते हैं, जिनमें बहुत प्रसिद्ध हमारी कुछ नदियां हैं, रावी, सतलुज, व्यास, चिनाब, झेलम, काबुल, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, सभी के उन्हें नाम याद आने लगते हैं। और लेखक को लगता है कि उन सारी नदियों का जो चेहरा है वो उनकी आंखों के सामने एकदम से आ जाता है, दृश्य बनने लगता है। वास्तव में अगर लेखक को फिर आगे ऐसा भी लगता है कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र इतनी बड़ी, इतनी विशाल नदियां भारत की हैं, ये आखिर है क्या? केवल हिमालय के दिल से निकली हुई बूंद ही तो है, यानी उनका ही हिस्सा है जो बूंद बूंद के रूप में जमा हुई और आज इतनी बड़ी, इतनी विशाल भारत की नदियां बन गई। तो ये उनका हृदय के जो रूप से उन्हें प्रेम मिला है, तो बूंद के रूप में मिले हुए प्रेम से संचित जो जल है वही है सिंधु और ब्रह्मपुत्र। और फिर ये बहुत बड़े महानद बनाती हैं और लेखक को तो लगता है कि शायद जिस तरीके से ये नदियाँ आगे बढ़ते 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 मैदानों की तरफ चली जाती हैं और फिर ये समुद्र से मिल जाती हैं, तो लेखक कहता है कि समुद्र कितना सौभाग्यशाली है कि पर्वतराज हिमालय की जो ये बेटियां हैं, इनका हाथ उन्हें मिलता है। और यहाँ पे वो समुद्र की भी तारीफ करते हैं कि वो खुद ही सौभाग्यशाली हैं कि उन्हें नदियों का प्यार मिला, नदियों का साथ मिला, नदियों का हाथ मिला। और लेखक ये भी कहता है कि नदियों को मैदानों में देखना एक अलग अनुभव है और उन्हीं को पहाड़ों में देखना एक बिल्कुल ही अलग अनुभव है, क्योंकि वहाँ वो बाल्यावस्था जैसा व्यवहार करती हैं और जब मैदानों में आती हैं तो युवती की तरह बिल्कुल युवा अवस्था जैसा शांत गंभीर व्यवहार करती हैं। तो दोनों के अनुभवों को आप तुलना नहीं कर सकते, दोनों ही बिल्कुल अलग है। जो मैदानों पे नदियों को देख रहा है वो सोच भी नहीं पाएगा कि ऊपर ये कौन से रूप को धारण करके रहती हैं, और जो पहाड़ों पे लोग रहते हैं वो उनके उस रूप को हमेशा ही देखते हैं जो उनका पहाड़ीपन है, जो पहाड़ी रूप है। और लेखक को लगता है कि शायद पहाड़ों पे रहने वाले को ये इतना रोमांचक ना भी लगे, क्योंकि वो रोज़ देखते हैं। कई बार बहुत खूबसूरती हो, बहुत सौंदर्य हो, बहुत सब कुछ अच्छा हो, लेकिन उसे अगर हम रोज़ देखते हैं तो हमारी आंखें उसे देखने की अभ्यस्त हो जाती हैं और फिर वो चीज़ कहीं ना कहीं हमारे हृदय में तो व्याप्त हो जाती है, हमें अच्छी भी लग रही होती है, लेकिन हम उसको रोज़ उतनी प्रशंसा नहीं कर पाते क्योंकि हम अभ्यस्त हो जाते हैं। शायद अगर वो चीज़ हमारी आंखों के सामने से हट जाए या हमें वहाँ से कहीं और जाने का मौका मिले तो फिर हम उसे ज़रूर याद करते हैं कि ये इतना सुंदर रूप था जो हमने मिस कर दिया। तो इसी तरीके से लेखक कहते हैं कि पहाड़ी लोगों के लिए शायद ये नया रूप ना हो, शायद ये एक अलग चीज़ ना हो, कौतूहल का विषय ना हो, पर मेरे लिए तो था, या मैदान में रहने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए ये एक अलग ही अनुभव है। तो वो कहते हैं कि यहाँ तक कि वो तो जब इस तरीके के रूप को देखते हैं कि किस तरीके से हिमालय से नदी निकलती हुई अल्लड़ता के साथ समुद्र में मिल जाती है, तो वो हिमालय को क्योंकि नदियों का पिता मानते हैं, नदियों को उनकी बेटी मानते हैं, तो वो कह देते हैं कि हिमालय अब ससुर हुए और जो समुद्र है वो दामाद हुए। और उन्हीं से मिलने के लिए वो प्रेयसी के रूप में इतनी तेज़ी से बहकर मैदानों की तरफ, तट की तरफ आ रही थी। तो उनका मिलन समुद्र से हो जाता है और समुद्र को यहाँ पर नागार्जुन दामाद के रूप में देखते हैं। ठीक है। और ऐसा नहीं है कि कालिदास की भी अगर हम बात करें, संस्कृत से ही या प्राचीन काल से ही अगर हम बात करें, तो प्रकृति को नए नए रूपों में हमेशा से देखा गया है और नदियों को भी कभी माँ के रूप में, कभी प्रेयसी के रूप में, और जैसा कि नागार्जुन ने इन्हें बेटी के रूप में दिखाया है, तो इन रूपों में शुरू से ही ऐसा दिखाया गया। और जब भी प्रकृति की बात होती है, जब भी बादल, बारिश, बरसात, इन सब की बात होती है, तो हम मानवीकरण का प्रयोग करते हैं। और ऐसे में नागार्जुन जब नदियों के किनारे बैठे हैं तो उन्हें कालिदास याद ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है। कालिदास का एक बहुत प्रसिद्ध नाटक है मेघदूत, उसमें जो यक्ष हैं, विरही यक्ष, वो यक्षिनी के पास बादल के माध्यम से अपना संदेश पहुंचाना चाहते हैं। और जो संदेश है वो लेकर के जाते हुए लेखक जो कालिदास है वो उनसे कहते भी हैं कि तुम जब मेरा संदेश लेकर के जाना तो वेत्रवती, जिसे आज हम बेतवा नदी के नाम से जानते हैं,
उसको भी अपने प्रेम का प्रतिदान देते जाना। तुम्हारी ये प्रेयसी तुम्हें पाकर बहुत प्रसन्न होगी। यानी प्रेम का प्रतिदान एक बादल अपनी प्रेयसी नदी को क्या दे सकता है? अपनी बारिश, अपनी बरसात। तो वो उससे भी ये कहते हैं कि मेरी प्रेयसी के पास जाते जाते, मेरा संदेशा ले जाते तुम अपनी प्रेयसी के पास ज़रूर प्रेम का प्रतिदान देना, अर्थात बरसात वहाँ करते जाना, तो वह बहुत प्रसन्न हो जाएगी तुम्हें पाकर। तो इसी तरीके से लेखक जब इन चंचल नदियों को देखकर आगे सोचते हैं तो उन्हें याद आया कि कालिदास को भी शायद नदियों को चेतन अवस्था में देखना ही पसंद है। और कोई भी नदी हो, जब हम उसे अलग अलग रूपों में देखेंगे तो वो हमारे लिए अलग अलग भावों को लेकर समेट कर आती है। इसी तरीके से जैसे कालिदास ने जिक्र किया, उसी तरीके से काका कालेलकर ने तो नदियों को लोक माता कहा है। और लोक माता या माता के रूप में हम इसलिए भी मानते आए हैं, जिस तरीके से माता पिता या माता अपने बच्चों का लालन पोषण करती है और उनकी देखरेख करती है, उसी तरीके से हमारी जितनी भी नदियां हैं उसने मानव सभ्यता को ज़िंदा रखा है और मानव जीव जंतुओं कितनों के जीवन का वो आधार बनती है। चाहे वो सिंचाई का पानी हो, चाहे वो भूमि को उर्वरा बनाना हो, हर रूप में नदी ने हमेशा अपने लोगों को या मनुष्य को या जीव जंतुओं को इस धरा पे अपना प्यार लुटाया है पानी के रूप में। और जितनी भी सभ्यताओं की अगर हम बात करें तो वो नदियों के किनारे बसी। चाहे हम अपने देश की सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें या मेसोपोटामिया की सभ्यता की बात करें, वो भी सब नदियों के किनारे बसी। तो नदियाँ हमेशा माता के रूप में इसीलिए मानी गई हैं, इसीलिए पूजी गई हैं, क्योंकि वो माता की भांति अपना प्रेम बिना किसी रोक टोक के लुटाती आती हैं। और लेखक को ये लगता है कि माता के रूप में तो हम मानते ही हैं, पर अगर कोई माता बनता है तो उससे पहले वो कहीं ना कहीं बेटी के रूप में भी होता है। तो वो बेटी के रूप में मानते हैं। फिर वो कहते हैं कि अगर प्रेयसी के रूप में मान ले तो भी क्या बुराई है, तो वो उन्हें प्रेयसी के रूप में भी देखते हैं। जैसा अभी हमने थोड़ी देर पहले ही जिक्र भी किया था कि जब वो समुद्र से मिलने जाती है तो उन्हें दामाद माना जाता है और उनके नदियों को उनकी प्रेयसी माना जाता है। और लेखक को लगता है कि माँ मान लिया, प्रेयसी मान लिया, बेटियाँ मान लिया, तो ममता का एक और बड़ा अटूट धागा होता है, वो बहन का होता है। तो उसके रूप में भी क्यों ना इनको देखा जाए। तो बहन का स्थान भी बहुत सारे कवियों ने देने की कोशिश की है। तो इसी तरीके से नागार्जुन के साथ भी होता है कि एक दिन वो बड़े उदास मन से थे और एक जगह है थोलिंग करके तिब्बत में, वहाँ वो बैठे थे। उनका मन बहुत उचटा हुआ था, थोड़े से दुखी थे, मन उदास सा था, तबीयत थोड़ी ढीली सी थी और सतलज के किनारे जाकर वो बैठ गए। दोपहर का समय था। अब ऐसे में उन्होंने अपने दोनों पैर नदी में लटका दिए और थोड़ी ही देर में उस जल ने धीरे धीरे अपना असर डालना नागार्जुन पे शुरू किया और उनका तन और मन बिल्कुल ताज़ा हो गया। और फिर वहाँ वो उनको एक कविता के रूप में याद करने लगे, बहन के रूप में याद करने लगे और एक कविता गुनगुनाने लगे। तो इस तरीके से नागार्जुन उन्हें कभी माता के रूप में देखते हैं, कभी हिमालय की बेटियों के रूप में देखते हैं। जिस तरीके से बाकी कवियों ने या लेखकों ने नदियों को अलग अलग रूपों में देखा है, उनके मन में भी इसी तरीके के बहुत सारे प्रश्न उठते हैं, उनकी जिज्ञासाएं जागती हैं और उनके इतने विराट रूप को देखकर नागार्जुन बहुत प्रसन्न होते हैं। बिल्कुल, और ये प्रसन्नता का भाव इसलिए है क्योंकि उन्होंने जो नदियाँ वाकई में वो जीवन दायिनी है हमारे लिए, और उन्हें किसी भी रूप में पूजा जाए वो हमारे लिए बेहतर ही होगा और हमें इससे बेहतर जो है रिजल्ट मिलेंगे, जैसा कि हम सभी चाहते हैं। नमामि गंगे यदि हम प्रोजेक्ट की बात करें, बच्चों को आज ये सब चीज़ें मालूम है क्योंकि हम जिस डिजिटल एज में है वहाँ पर ये सारी चीज़ें सब बच्चों को मालूम होती हैं और उन्हें मालूम है कि ये क्यों हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। बहरहाल हम यहाँ आगे बढ़ते हैं हमारे सत्र की ओर, हम अपना ध्यान देते हैं। इस पूरी चर्चा में जो लेखक हैं, जो कवि हैं, उन्होंने बेतवा नदी का जिक्र किया जो मूलतः मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के बीच में जो बुंदेलखंड का रीजन है वहाँ बहती है, उसको वेत्रवती कहा गया, वेत्रवती, जो कि उसका संभवतः संस्कृत एक नाम है। तो ऐसे और क्या क्या नाम है जो बच्चों को जानने चाहिए ताकि उनकी ज्ञान वृद्धि हो और उन्हें और इसके बारे में जानने को मिले? जी,
तो ऐसी बहुत सारी नदियां हैं जिन्हें हम आज जिस नाम से जानते हैं जी। पहले उन नाम से नहीं जाना जाता था। जैसे है। बेतवा, अभी आपने भी जिक्र किया और इस पाठ में भी इसका जिक्र था, जिसे वेत्रवती कहा जाता था, और जिसे आज हम सतलुज कहते हैं वो रोपड़। विपाशा को व्यास कहते थे, मतलब आज जो व्यास है उसको विपाशा कहते थे, और जो झेलम है उसको हम वितस्ता कहते थे, और चेनाब को आस्किनी कहा जाता था, और जो गोमती नदी है हमारी उसको गोमल कहा जाता था। और भी बहुत सारे नाम समय के साथ साथ बदलते गए। तो मेरा बच्चों से आग्रह है कि वो ऐसी लिस्ट ज़रूर बनाएं कि कौन कौन सी और नदियां हैं। ये हमने 5-6 ही आपको बताई हैं, और बाकी आपको गतिविधि के रूप में दी जाती है कि आप ज़रूर एक लिस्ट बनाएं, तैयार करें कि कौन सी नदियां हैं जिनको पहले किसी और नाम से जाना जाता था। तो ये आपका एक गतिविधि है जो कि नंबर 1 हो गई है, इसको नोट करके रखिएगा। इस पाठ में आए कुछ शब्दार्थ पर चर्चा हमें करनी चाहिए, क्योंकि संभवतः कुछ ऐसे शब्द होंगे जो इस कक्षा में बच्चों को पहली बार पढ़ने के लिए मिल रहे होंगे, तो वो कैसे ज्ञान अर्जन किया जा सकता है? जी, वैसे तो नागार्जुन की भाषा बड़ी ही आम बोलचाल की भाषा है, लेकिन कभी हिमालय से जुड़ते हुए कुछ शब्द जब आए थे, जैसे संभ्रांत, मैंने शुरू में ही जिक्र भी किया था कि सम्मानित, सभ्य या प्रतिष्ठित के लिए हम प्रयोग करते हैं। अतृप्त यानी जो असंतुष्ट हो या अभी उसकी प्यास बाकी हो, और कौतूहल, जिज्ञासा, किसी भी चीज़ को जानने समझने की जिज्ञासा, देखने की जिज्ञासा को हम कौतूहल कहते हैं। और सरसब्ज उपत्यकाएं यानी कि हरी भरी जो घाटियां हैं उसके लिए ये शब्द आया है। और आदित्यकाएं, हम पहाड़ पर जो ऊपर जब हम जाते हैं तो उसकी जो समतल भूमि होती है पहाड़ की चोटियों पे ऊपर पहुंचने के बाद, उसके लिए जिक्र हुआ है। ऐसे ही कुछ एक शब्द हैं जो थोड़े से आपको लगे होंगे कि समझ नहीं आ रहे हैं, पर पूरे पाठ को पढ़ते हुए आपको ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई होगी। बिल्कुल, जो उनकी लेखनी है वो बेहद सरल है और बहुत ही ज़्यादा मुझे लग रहा है आनंददायी होगी यदि आप उसको रस लेकर पढ़ेंगे। प्रकृति की जो गोद में जिसे बैठना कहते हैं वो आनंद लेकर पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं जल्दी से, समय बहुत तेज़ी से भाग रहा है और मैं अगला प्रश्न ये भी करूँगा, जैसे आपने गतिविधि की बात की, तो और क्या क्या गतिविधियाँ हैं जो इस पाठ से जुड़ी हुई बच्चे घर में भी कर सकते हैं और स्कूल में तो संभवतः हो ही सकती है? वैसे तो इसमें बहुत सारी गतिविधियां हो सकती हैं। ये एक गद्य का रूप है, तो हम इसे पद्य में बदलने की कोशिश कर सकते हैं। हम बच्चों को ये काम दे सकते हैं कि वो नदियों पर कविताएं लिखें और नदियों को वो किस रूप में जानना चाहेंगे, महसूस करना चाहेंगे, उसे उसी रूप में मान करके वो जरूर कुछ पंक्तियां लिखने का प्रयास करें। बिल्कुल, यहाँ पर और एक बिल्कुल और एक गतिविधि मैंने अभी एक कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री में डाक विभाग में भी देखी थी कि उन्होंने मातृभूमि के नाम पत्र लिखवाया था। तो हम क्यों ना नदियों के नाम एक पत्र लिखवाएं कि बच्चे अपने दिल की बात नदियों का मानवीकरण करें और उनको अपने दिल की बात कहें कि वो उन्हें कैसा महसूस करते हैं, और उन्होंने जो भी उनके साथ व्यवहार भी किया है कि नदियों को गंदा भी किया है, तो उसके लिए वो पत्र में लिखे कि इसके लिए वो क्या कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर बहुत ज़रूरी है ये चीज़ कि आप उन्हें पूछते हैं, उन्हें माँ का दर्जा देते हैं। अभी जैसे हाल ही में छठ पर्व निकला है, पूरी दुनिया भर में मनाया गया और हम सबको जो है अर्घ देने के लिए, स्नान करने के लिए स्वच्छ पानी की ज़रूरत थी, स्वच्छ जल की ज़रूरत थी। लेकिन कई प्रदेशों में ऐसी गुंजाइश नहीं थी क्योंकि वहाँ पर नदियों का पानी संभवतः बहुत गंदा है। तो उसके लिए क्या प्रयास करने चाहिए, जो शुरुआत हमें खुद से ही करनी है? तो नदियों को साफ रखने के लिए, करने के लिए क्या पहल करनी चाहिए और बच्चों का उसमें क्या योगदान हो सकता है? जी देखिए, एक तो हमने नदियों को इतना बड़ा दर्जा दे दिया कि माँ मान लिया, तो फिर इसी वजह से जो आस्था का विषय बना है हमारा, उसमें हमने वहाँ जाके पूजा पाठ और ये सब करना शुरू किया। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि जो मूर्तियाँ हैं वो मिट्टी की बनी हो तो ठीक है, उन पे हम पेंट कर देते हैं तो वो बहुत ही रासायनिक विषैले होते हैं, उनको नहीं उसमें विसर्जित करना चाहिए। और जो सीवेज का पानी है वो नहीं पहुंचना चाहिए। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हमें लगाने चाहिए और नदियों को अपनी तरफ से, फैक्ट्री से निकलने वाला, इंडस्ट्री से निकलने वाला जो केमिकल है वो डायरेक्ट उसमें नहीं जाना चाहिए। और जो इसका फ्लड प्लेन एरिया होता है रिवर का, उस पे हमें कभी भी कंस्ट्रक्शन नहीं करनी चाहिए। तो इस तरीके के छोटे छोटे प्रयास हैं, वो हमें अगर हम ध्यान रखेंगे तो नदियाँ शायद जीवनदायिनी बनी रहेंगी। बिल्कुल, और यहाँ पर छोटे छोटे जो सबके अपने अपने प्रयास हैं वो ही बड़ा बनेंगे। बहरहाल हम जल्दी से आगे बढ़ते हैं और एक नदी जोड़ो परियोजना भी है भारत सरकार की, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वाकांक्षी परियोजना है। उसके बारे में भी हम जान लेते हैं, क्योंकि बच्चों का जान लेना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये हम सब से जुड़ी हुई है और जाहिर सी बात है कि यदि वो इसके बारे में जानेंगे तो हमें ज़्यादा लाभ होगा। जी,
जो हमारी NRLP नदी जोड़ो परियोजना जो है, इसमें हमें क्या करना है कि हमारी कुछ नदियां हैं जो हिमालय से वर्ष भर, हिमालय की जो नदियां हैं वो वर्ष भर उन्हें पानी उपलब्ध रहता है, यानी सरप्लस होता है, अधिक पानी होता है। और बहुत अधिक हो जाने पर, बारिश आ जाने पर कई बार वहाँ बाढ़ की स्थिति भी बन जाती है। और कुछ नदियां हैं जहाँ बारिश नहीं होती है तो वो सूखी रहती हैं या पानी कम रहता है। तो ऐसी नदियाँ जहाँ पानी अधिक है और ऐसी नदियाँ जहाँ पानी कम है, अगर अधिक से पानी को कम की तरफ जोड़ दिया जाए तो हमारी सभी नदियों को पानी उपलब्ध हो जाएगा। और ये बहुत ही महत्वाकांक्षी हमारे देश की सरकार की योजना है जिस पर काम चल रहा है। वैसे तो ये 1858 के आसपास विचार दिया गया था, फिर प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी इस पर विचार रखा था कि ऐसा होना चाहिए ताकि देश के सभी हिस्सों में समान रूप से नदी का पानी उपलब्ध हो सके। और अभी क्योंकि इसमें बहुत सारी दिक्कतें हैं कि अभी कोर्ट का क्या रुख रहता है, फिर इसमें कितनी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं और पर्यावरण की चिंताओं को दरकिनार नहीं किया जा सकता है कि ऐसा करने पे कहीं कोई पर्यावरण का नुकसान तो नहीं होगा। इन सारी बातों को अगर देखकर और पूरा सोच समझकर अगर हम नदियों को जोड़ देते हैं तो वर्ष भर पानी की उपलब्धता की कमी हमें शायद नहीं होगी। बिल्कुल, यहाँ पर ये वाकई ज़रूरी है क्योंकि पानी की कमी से सभी जूझ रहे हैं और सबको पानी, पीने के पानी की आवश्यकता तो सभी को है। क्योंकि ये एक बहुत ही जो है आम प्रश्न होता है कि पृथ्वी का यदि भूभाग देखें तो 70% से ज़्यादा पानी है, लेकिन पीने का पानी फिर भी मैसर नहीं है। तो बहुत सारी हमारी यहाँ पर नैतिक जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं। शीतल जी, हमारा बिल्कुल जो ये सत्र है बिल्कुल अंतिम अपने पड़ाव पर आ गया है, तो आप बच्चों के माध्यम से अभिभावकों को और जो शिक्षक शिक्षा के कार्य में लगे हुए उनके लिए क्या संदेश देना चाहिए? जैसा कि मैंने अभी कहा था कि हमारा संदेश यही है कि नदियों को साफ रखना है और बाकी पूरे पर्यावरण को ही हमें साफ रखना है। हम अपना, जैसा कि अभी राहुल सर ने भी कहा था कि अपना छोटा छोटा हिस्सा ही अगर हम करते जाएंगे तो वही एक दिन बड़ी पहल बन जाएगी। हमें प्रदूषण नहीं करना है, नदियों को गंदा नहीं करना है। और इन छोटी छोटी बातों को मैं चाहूँगी कि मेरे सभी दर्शक और ये छोटे छोटे 7th क्लास के बच्चे इस बात का ज़रूर ध्यान रखेंगे। बिल्कुल, और आपका योगदान बहुत बड़ा बनेगा, ऐसी हमारी आशा है। हमारे सत्र से आपको भरपूर लाभ होगा, ऐसी भी आशा है। ये YouTube पर भी अवेलेबल रहेगा, बाद में आप इसको फिर दोबारा पढ़ सकते हैं और नागार्जुन जी की लेखनी को न सिर्फ पढ़ सकते हैं बल्कि आसानी से समझ भी सकते हैं। शीतल जी, आप यहाँ तक आई, आपने ये हिमालय की बेटियाँ पढ़ाया, हमको समझाया, उससे हमें हमारा परिचय कराया नागार्जुन जी से, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत आभार आपका। दर्शकों को मेरा नमस्ते, आप सभी का बहुत बहुत आभार। हमारा ये हिंदी का सत्र यहीं समाप्त होता है, कहीं मत जाइएगा। यहाँ पर हमारे ये जो सत्र हैं आपके लिए जारी रहेंगे। थोड़ी ही देर में हाजिर होते हैं सामाजिक विज्ञान का अगला सत्र लेकर। देखते रहिए प्रधानमंत्री ई विद्या चैनल्स और NCERT का ऑफिशियल YouTube चैनल। नमस्कार।